वेलकम दोस्तों। तो मैं सबसे पहले तुम्हें अपना इंटेंशन बता देता हूँ कि वाई आई वेंट टू वॉच द स्मैशिंग मशीन। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हमेशा ड्वेन द रॉक जॉनसन को हमने एक तरह का रोल करते हुए देखा है। हमेशा एक वन डायमेंशनल रोल होता है जिसमें वो एक एक्शन हीरो होता है और सब कुछ बचा लेता है और उसकी बॉडी होती है वगैरह वगैरह वगैरह। हमेशा हमने इसी तरह का रोल देखा है। तो ये पहली बार था जब मैंने ट्रेलर में देखा A24 के कि कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है और ऐसा पहली बार ड्वेन कुछ ऐसा एक्टर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना भाई इसको अप्रिशिएट किया जाए, क्यों ना इसको जाके देखा जाए कि मैं भी तो देखूं द ड्वेन जॉनसन ने क्या एक्टिंग करी है। तो दैट्स वाई आई वॉच द स्मैशिंग मशीन। सिंपल एज दैट। तो द ड्वेन जॉनसन या द स्मैशिंग मशीन के बारे में बात करने से पहले ना हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मूवी किसने बनाई। तो ये मूवी बनाई है बेनी सैफ्टी ने। यूजुअली बेनी सैफ्टी एक कॉम्बो में आता है जिसका नाम है सैफ्टी ब्रदर्स। बेसिकली ये दो भाई हैं, जॉश सैफ्टी और बेनी सैफ्टी, और इनके कॉम्बो ने हमें बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं जैसे गुड टाइम्स स्टारिंग रॉबर्ट पैटिंसन और अनकट जेम्स स्टारिंग भाई नन अदर देन एडम सैंडलर। तो इनका एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल केओटिक होता है, एनवायरनमेंट पूरा केओटिक होता है और एंड ऐसा होता है कि वो अपने ग्रीड को सरपास नहीं कर पाया। मोस्टली इनके दोनों मूवीज में ऐसा ही होता है कि जो कैरेक्टर की ग्रीड है या फिर जो वो सरपास करना चाहता है मूवी में वो नहीं कर पाया और he ended up in a bad place। बस यही होता है। तो ये एक इनका सिग्नेचर स्टाइल था एंड दैट्स वेयर द स्मैशिंग मशीन कम्स इन। ये एक पहली मूवी है जो एक तो बेनी सैफ्टी ने बनाई है। दूसरी कि भाई इसमें प्रॉपर जो उनका एक फिल्मोग्राफी है, उनकी जो एक टेक्निक्स है, उनकी जो एक स्टाइल है, सिग्नेचर है, उससे हट के कुछ करने की कोशिश की गई है। जो यूजुअल तरीका है मूवी को प्रोग्रेस करने का, कैरेक्टर को प्रोग्रेस करने का, उससे हट के उससे डिफरेंट कुछ करने की कोशिश करी है यहाँ पे बेनी सैफ्टी ने। अपने ही सिग्नेचर ट्रेट को तोड़ने की कोशिश करी है। सिंपल मैं शब्दों में तुम्हें बताऊं तो अब फटाफट उस बात पे आते हैं जिसके लिए तुम वेट कर रहे हो, जिसकी भाई मार्केट में हर जगह चर्चा है कि कैसे इस मूवी के लिए द रॉक ने अपने आप को नर्फ कर लिया और कैसा सा हो गया भाई, मतलब एकदम नर्फ बॉडी हो गई है रॉक की। तो अब उस पे आते हैं फटाफट। एंड सो बात की एक बात ये है कि हाँ भाई रॉक ने अपना करियर बेस्ट दे दिया आखिरकार उसने अपना एक्टिंग डेब्यू कर दिया भाई। द वे ही पोर्ट्रेस मार्क कर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई सच में मार्क कर ही है। और ड्वेन जॉनसन की मेरे को कहीं से भी दूर दूर तक उसकी छाप नहीं दिख रही थी, विच इज अ गुड थिंग क्योंकि भाई ड्वेन जॉनसन हमेशा दिख ही जाता है ड्वेन जॉनसन बनते हुए। और यहाँ पूरा वो मार्कर था, मार्कर की तरह वो सोच रहा था, मार्कर की तरह वो एक्टिंग कर रहा था। आई डोंट नो मार्कर भाई कैसे थे रियल लाइफ में, लेकिन एटलीस्ट उसने उस कैरेक्टर में जाने की कोशिश तो करी। कोशिश क्या 100% सक्सेसफुल हुआ और बहुत अच्छी एक्टिंग करी उसने मार्कर की, उसके पर्सनल लाइफ की, उसके इमोशंस की, उसके एंजाइटी की, which is beautiful। Let's appreciate this movie a little more क्योंकि अभी थोड़ी देर में वैसे भी ड्रॉप आने वाला है। तो जो पहली अच्छी चीज़ है वो है एमिली ब्लंट को मैंने आजकल देखा है काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई है, अच्छे रोल्स करने लग गई है, बहुत बढ़िया यार। मतलब और ये रोल को इतना मतलब उसके टैक ही नहीं था कि भाई ये बहुत कुछ रोल में आना है, मुझे इस कैरेक्टर में आना है, ऐसा कोई रोल नहीं था। बहुत सिंपल रोल था उसके लिए। ये तो मतलब बहुत आसानी होगा। लेट 90s विमेन प्ले किया जैसे सोप्रानोस में जो उसकी बीवी होते हैं उस तरह का कुछ रोल और बखूबी निभाया उसने। तो हैंड्स ऑफ, गुड एक्टिंग, very good acting। I really love the 90s style, the aesthetic, the vibe, the cars, TVs, spectacles, clothes और जितना भी वो मेला वगैरह में जाते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया था, लाइट्स वगैरह। एस्थेटिकली मूवी बहुत तगड़ी थी और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल उसको और कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और थोड़ा लेट 90s वाला बना रहा था उसे। तो बहुत बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा शानदार था। और उससे याद आया कि यार जो लाइट को ब्लूम करने के जो टेक्निक यूज़ करी है, क्या वो डिहेंसर है ना? वो बताओ मुझे, कमेंट में बताओ। डिहेंसर है ना भाई? अगर A24 को कोई देख रहा है तो डिहेंसर यूज किया है। डिहेंसर मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तुम्हारे लिए। बेसिकली एडिटिंग में एक काम आता है, एक डिहेंसर करके एक प्लगइन होता है, वो छोड़ो, बस यही है, सिंपल सी बात ये है कि डिहेंसर करके एक प्लगइन होता है दाविंची में, ठीक है। एंड ये मैं सच में हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये सबसे पहली मूवी देखिए जो 90s वाले एस्थेटिक को लेकर आई है पर्दे पे और बहुत ही लेड बैक अप्रोच है। मतलब बिल्कुल एकदम ओवर द टॉप 90s वाला कि भाई फोन एकदम रंग बिरंगे, चीजें एकदम रंग बिरंगी, पैंट शर्ट ये वो रंग बिरंगे, क्लोथ्स, iMac, ये सब करने की कोशिश नहीं करी है। एकदम लेड बैक 90s की, मतलब 90s वाली फील भी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पुराना जमाना है और साथ में मजा भी आ रहा है उसको देख के। इतना ज्यादा कोर 90s में घुसने की कोशिश नहीं करी है, डिजिटलाइज करने की कोशिश नहीं करी है। एकदम अच्छा लेड बैक अप्रोच है 90s, एकदम सटल 90s। मुझे अच्छा लगा ये देख के, बहुत अच्छा लगा एस्थेटिकली। एंड वन लास्ट थिंग जो मुझे अप्रिशिएट करनी पड़ेगी इस मूवी को देख के, कि वो है जिस तरह से एक रिलेशनशिप नुआंसेस को इसने दिखाया ना, वो बहुत बढ़िया है और उसको अप्रिशिएट करना बनता है। तो मार्क कर भाई की जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो कैसे इफेक्ट हुई पर्सनल लाइफ की वजह से, वो बहुत अच्छी तरह दिखाया है जिसमें रॉक और एमिली ब्लंट के बीच में, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, एक्सटर्नली कोई हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन इंटरनली कैसे छोटी छोटी बातों पे कैसे हम खिटपिट कर रहे हैं,
ऐसी ऐसी बातें चुभ रही है जो चुभनी भी नहीं चाहिए, जो होनी भी नहीं चाहिए। वो कैसे, दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है, कि क्या है क्या ये, तो वो हमें देखने को मिलता है। एग्जैक्टली यही चीज़ हम मैडमैन में भी देखते हैं कि मैडमैन में प्रोटैगनिस्ट है डॉन ड्रेपर और उसकी वाइफ बेटी ड्रेपर, उनके बीच में भी सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, सब कुछ लाइफ एकदम परफेक्ट सॉर्टेड, लेकिन फिर भी परफेक्ट लाइफ में भी दिक्कत आ जाती है। तो एग्जैक्टली उसी नुआंस को कैप्चर करने की कोशिश की भाई एक्टिंग ने, एंड आई अप्रिशिएट हिम फॉर डूइंग दैट। भाई सिंपल शब्दों में बताऊं तो मार्कर भाई जो थे ना, वो कुछ भी फाइट करने से पहले ना एक फोकस, एक फ्लो में जाना चाहते थे, एक स्टेट ऑफ माइंड में जाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको फोकस बने रहे। लेकिन उसी टाइम उनकी बंदी आ जाती है और वो कहती है कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, लेकिन तुम मुझे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो यही चीज़ वो दोनों नहीं समझ रहे कि कभी कभी अलोन टाइम भी होता है जहाँ पे कोई बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें अटेंशन नहीं देना चाहता या कुछ करना चाहता, कि वो एक जोन में जाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें एक अटेंशन नहीं दे रहा उस टाइम पे। और एज अ गर्ल तुम्हें भी ये समझना होगा कि भाई इट्स नॉट अबाउट यू ऑल द टाइम, कि अगर तुमने सारा काम कर भी दिया, सारी हेल्प कर दी, तुमने इसकी एक्सरसाइज करवा दी, सारी चोर्स अपने कंप्लीट कर दिए, लेकिन फिर भी अगर बंदा तुमसे अपसेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको पर्सनली ले लो। शायद उसके दिमाग में कुछ और दिक्कतें हैं, शायद वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, हील कर रहा है अपने आप को, या फिर कुछ नया ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वो खुद से अपसेट है, ना कि वो तुमसे अपसेट है। तो इट्स नॉट अबाउट एवरीथिंग एंड वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू एवरी टाइम। बस ये बात थी सिंपल सी, जो दोनों नहीं समझ पाते, जिस नुआंसेस को बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है बेनी सारथी ने। और स्टोरी वाइज ना इस बायोपिक का बहुत ही एक लेड बैक अप्रोच है कि भाई हम कुछ एग्रेसिव नहीं करेंगे, हम कुछ एक्शन नहीं करके दिखाएंगे, और हम कुछ ड्रामेटिक भी नहीं करके दिखाएंगे। हम एक लेड बैक अप्रोच लेंगे और एक बहुत ही शांतिपूर्वक हमें तुम्हें दिखाना है कि भाई ये रेसलर कैसे इस एक पीक पे था अपने करियर के, फिर कैसे उसका डाउनफॉल आया, क्या रीजन थे, क्या उसने एडिक्शन थी, फिर उसने कैसे उससे रिकवर किया और वो कैसे इंट्रोस्पेक्ट करके एक अच्छा आदमी बना। बहुत ही लेड बैक अप्रोच होगा इसका कोई ऐसा नहीं होगा कि रै सुल्तान के एकदम से भाई एकदम कम बैक हो गया लास्ट में जाके, कुछ नहीं, एकदम लेड बैक अप्रोच होगा। तो यही चीज है जो इस मूवी में खटकती है लोगों को, और मेरे को तो खासकर खटकी एज अ व्यूअर, नॉट अ क्रिटिक, एज अ व्यूअर। और वो जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है, उससे हट के करने की जो कोशिश करी है वो यही है। उस स्टाइल को ब्रेक करने के चक्कर में शायद कुछ तो मिस कर गए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। मिस क्या कर गए, मतलब मिस कर गया है बेनी सारथी, कुछ मिस कर गया है। एक और क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में निकल के आया इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि हम इवेंचुअली होते हुए देखते हैं अराउंड कि कोई अगर बायोपिक बन रही है या फिर कुछ भी ऐसा बन रहा है जो एक पुराना टाइम था जहाँ पे किसी बंदे ने कुछ हासिल किया था, लेजेंडरी स्टेटस हासिल किया था और लोग उसको भूल गए हैं, तो क्या जो बायोपिक या कुछ भी मूवी उस पर बन रही है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वापस उसकी ग्लोरी को मतलब हमें दिखाए, हम तक पहुंचा सके उसकी ग्लोरी को, कि उस टाइम पे क्या हुआ करता था वो रॉक स्टार, मतलब क्या लाइफ थी भाई उसकी, क्या किया था उसने, क्या डाउनफॉल था उसका, क्या था, मतलब ये उसको ग्लोरीफाई भी नहीं, मतलब एक हम तक वो पहुंचा पाए ऐसे एज इट इज़। एक ये मिशन नहीं होना चाहिए बायोपिक्स और इन मूवीज़ का कि भाई क्या लाइफ थी उसकी, हमें देख के, उसकी स्टोरी देख के मुझे मज़ा आया, मज़ा ना भी आया हो लेकिन हमें उसकी स्टोरी देखने को मिली और वापस लोग उसको जानने लगे। एक्चुअली उसका पता नहीं वो पथ पे चल ही नहीं रही है, पता नहीं ये मूवी किसके लिए है, मुझे वही समझ नहीं आ रहा कि कौन है इसकी ऑडियंस। क्या इसकी ऑडियंस वो है जो MMA देखते हैं और वो अपने लेजेंड के बारे में और जानना चाहते हैं, क्या ये उनके लिए बनी है, या फिर क्या कैजुअल ऑडियंस के लिए बनी है जो एक नई चीज़ डिस्कवर करना चाहती है इस मूवी से, वो भी नहीं लग रहा है ये। या फिर ये एक ड्रामा मूवी है जिसमें एक बंदे को हम इंट्रोस्पेक्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे इफेक्ट हो रही है और इफेक्ट कर रही है चीज़ों को। क्या ये उस पे मूवी है, उस ऑडियंस को टारगेट कर रही है, वो भी नहीं कर रही। तो मतलब ये है टारगेट ऑडियंस क्या है इस मूवी की, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था निकलने के बाद मूवी से। और ये मुझे जनरली लगता है कि ये मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मूवी बनाई किसके लिए गई है, ऑडियंस कौन है इसकी, कोर ऑडियंस कहाँ है इसकी, कौन है इसकी ऑडियंस, वो तो बताओ मुझे। वही इस मूवी की प्रॉब्लम है बस, और कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और है जो तुमने नोटिस करी होगी कि भाई जो मूवीज़ होती है ना जिनको ये अवार्ड फंक्शंस में इधर उधर भाई 15 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, 1 घंटे तक लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, नोटिस करना कि भाई ये हमेशा ये मूवी ना चलती नहीं है। ये मूवी कभी नहीं चली है भाई, कभी नहीं चली है। ये स्टैंडिंग ओवेशन और ये जो बस बनाया जाता है ना इंटरनेट पे कि भाई ऐसी कोई मूवी है जो भाई कुछ तो कुछ तकड़ा करने वाली है, जो ऐसे कहीं तुम्हें अवार्ड फंक्शन से या कहीं पे इंटरव्यू से सुनने को मिलता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये मूवी फ्लॉप होगी और मोस्ट ऑफ द टाइम होगा कि दिस मूवी विल गोइंग टू टैंक इन बॉक्स ऑफिस। तो ये मैंने फैक्ट देखा है भाई। ये रीसेंट टाइम्स में भी अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए तो भाई जोकर 2 एग्जांपल, और द स्मैशिंग मशीन अगेन प्रूविंग इट
राइट, नॉट किडिंग एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। इंटरवल तक ऐसा हो गया था कि भाई अब यार आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन हिज लाइफ एनी मोर, ऐसा हो गया था भाई सच में। इंटरवल में ही ऐसा लग रहा था कि छोड़ो यार बाकी की मूवी चलते हैं। बट वो क्या है कि मुझे रिव्यू डालना था तो मैंने अपने साथियों को रोक के रखा था कि भाई रुको 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 भाई, एंडिंग देख के जाएंगे। और चीज़ जो मुझे पूरे इंटरनेट पे सुनने को मिल रही है वो है कि रॉक डिड एन ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस, रॉक इज एमिंग फॉर ऑस्कर वगैरह वगैरह। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई रॉक ने ना ऐसी कोई ऑस्कर, मतलब तुम रॉक के स्टैंडर्ड से देखोगे ना तो ये बेस्ट एक्टिंग थी उसके करियर की। ये तो मैं 100% बोलने को तैयार हूँ कि ये बेस्ट एक्टिंग थी, जिसमें उसने कुछ रॉक ना बन के कुछ करने की कोशिश करी है, किसी कैरेक्टर में जाने की कोशिश करी है, तो उसके लिए हैट्स ऑफ है, ठीक है। लेकिन वो इसका करियर बेस्ट है, ना कि एक एकेडमी विनर का जो बेस्ट होता है ना कि ये होती है एक्टिंग, इससे हमें सीखना चाहिए, वो नहीं है ये। तो तुम कंफ्यूज मत करो एक अपने करियर की बेस्ट एक्टिंग से और एक ऑस्कर विनिंग एक्टिंग से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, क्योंकि अगर तुम्हें सच में स्टैंडर्ड देखनी है तो प्लीज़ बेंचमार्क ही अगर तुम्हें सेट करना है तो भाई डैनियल डे लुइस को सेट कर दो कि भाई ये है बेंचमार्क, इसको क्लियर करो तो तुम्हें ऑस्कर मिल जाएगा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ऑफ इन दिस मूवी, कि मैं ऐसा कौन सा एलिक्सर डाल दूँ इसमें कि ये मूवी अच्छी हो जाए। समझ रहे हो तुम कि अगर एक ड्रामा मूवी होती तो क्या मैं इसमें ज़्यादा ड्रामा चाहता हूँ, या फिर ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक होती प्रॉपर तो मैं क्या इसमें ज़्यादा एक्शन चाह रहा हूँ, या फिर प्रॉपर मार्क कर की बायोपिक होती तो क्या मैं A to Z उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है वो सब चाहता हूँ। मतलब मैं क्या चाहता हूँ इस मूवी से, क्या है वो मिसिंग पॉइंट, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी यूट्यूब पे कि क्रिटिक्स को ना ये मूवी पसंद आ रही है, वो इस मूवी को अच्छे से फील कर पा रहे हैं, इस वाइब को समझ पा रहे हैं। जैसे कार्स्टन रनक्विस्ट हो गया, फिल्म स्पीक हो गई, सुचित्रा त्यागी हो गई, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अच्छी मूवी है। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस मूवी इज नॉट एन हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। वो तो एक चीज पक्की बात है कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट तो ये बिल्कुल नहीं है मूवी। मे बी दिस इज व्हाट बेनी सैफडी वांटेड टू मेक फ्रॉम द बिगनिंग, एंड शायद उसने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, अपने यूजुअल जो उनकी फिल्मोग्राफी है उससे डिफरेंट करने की कुछ कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ व्यूअर कि आर्ट वाइज वी आर नॉट एट बेनी सैफडीज लेवल टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, जो वो इस मूवी में हमें दिखाना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इतने लिटरेट ही नहीं है आर्ट वाइज कि हम उस पर्सपेक्टिव को समझ पाए और उसको अप्रिशिएट कर पाए, उस आर्ट को हम वैल्यू दे पाए। तो यही रीजन हो सकता है, इससे ज्यादा कोई रीजन हो नहीं सकता यहाँ पे। तो यार फिर वही मुझे एक चीज याद आ जाती है जो जावेद अख्तर ने एक बार इंटरव्यू में बोला था कि एक फ्लॉप फिल्म बनाने की जो रेसिपी है ना वो यही है कि तुम ऐसी मूवी बनाओ जो सिर्फ तुम्हें अच्छी लगे। मतलब आर्ट वैसे तुम्हें अच्छा लगना चाहिए पहले, लेकिन तुम ऐसे रेफरेंसेस डालो, ऐसी चीजें डालो, ऐसे मतलब हार्ड कोर कि भाई ये मैं ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बिना कुछ और सोचे, बिना कोई और पर्सपेक्टिव से सोचे, बस ये सोचिए कि भाई मुझे अच्छा लगना चाहिए, मेरे लिए ये मतलब एक मास्टरपीस है। तुम्हारे लिए होगा वो मास्टरपीस, पर वो मास्टरपीस किसी को समझ ही नहीं आएगी, तो 100% वो मूवी फ्लॉप ही होगी। तो ये मुझे वही वाला हिसाब लगा थोड़ा थोड़ा, आई डोंट नो व्हाई। इन दी एंड मैं ये बोलूंगा कि भाई अभी मैं मार्टी सुप्रीम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत एक्साइटेड तो नहीं, लेकिन उसमें टाइलर द क्रिएटर है, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि चलो भाई उसकी एक्टिंग देखने को मिलेगी। पहली बार देखते हैं कि टाइलर कैसे एक्टिंग कर सकता है। ऑल्दो ट्रेलर से तो मुझे उसकी एक्टिंग बहुत तगड़ी लग रही है, बट ऐसा ना हो कि भाई कुछ ओवर केओटिक बंदा बनने के चक्कर में एक्स्ट्रा कर दे, ओवर ड्रामेटिक कर दे वो कुछ। तो आई एम रियली एक्साइटेड। मार्टी मैकफ्लाई आने वाली है इस साल, देखते हैं कैसा रहेगा। सेफ्टी ब्रदर्स का जादू चलता है कि नहीं चलता उस मूवी में। लेट्स मीट अगेन भाई ऑन द रिव्यू ऑफ मार्टी सुप्रीम। एंड कंक्लूजन ये है कि ये मूवी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी और मैं इस मूवी को दूंगा 6 out of 10 एंड दैट्स इट भाई, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो एंड सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि मैं तुम्हें और ऐसे कंटेंट दे पाऊँ और हमारा प्यार जो है वो बरकरार रहे। समझ रहे हो ना तुम, समझ गए ना? लेट्स गो।